हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। तो आज से हम चरक चिकित्सा स्थान की फ्री लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि चरक चिकित्सा स्थान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है। चाहे फिर हम बात करें एआईए पीजीटी की, या फिर जो है आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर के पीएससी के एग्जाम होते हैं, ठीक है, और अभी एमपीपीएससी का भी एएमओ का एग्जाम है। तो चरक चिकित्सा स्थान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बात करें आयुर्वेदा स्टूडेंट के लिए, तो चरक चिकित्सा स्थान जो है सबसे ज्यादा टफेस्ट सब्जेक्ट भी बच्चों को लगता है। क्योंकि हम बात करें तो सेकंड ईयर से जो है मतलब फर्स्ट ईयर से ही चरक संहिता पढ़ने लग जाते हैं, और सेकंड ईयर थर्ड ईयर तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा, जितने भी बीएमएस के स्टूडेंट हैं, एटलीस्ट आप सभी जो है चिकित्सा स्थान को अच्छे से समझें। ठीक है, कैसे उसको याद करना है, क्या इंपॉर्टेंट श्लोक्स हैं, कहाँ से एमसीक्यू जो है पूछ लिए जाते हैं, कैसे कंफ्यूज किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा आपको एग्जाम में। तो चरक चिकित्सा स्थान पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी एक अच्छे आयुर्वेदा क्लिनिशियन बनने के लिए हमें चरक चिकित्सा स्थान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो है आचार्य चरक चिकित्सा स्थान को जो है रहस्य स्थान कहते हैं, क्योंकि आयुर्वेद के बहुत गूढ़ रहस्य जो है वो चरक चिकित्सा स्थान में छिपे हुए हैं, जिसको हम समझ भी नहीं पाते हैं, और उसको आजकल हम अपनी लाइफस्टाइल या अपने पेशेंट में जो है अप्लाई भी नहीं करते हैं। तो आप चिकित्सा स्थान तसल्ली से पढ़िए, ठीक है। आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पे आपको समय समय पर जो है लेक्चर वीडियो आती रहेगी, और मैं इसको जो हूँ प्लेलिस्ट में बना दूंगा मैं एक, जिसमें जो है प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोज आती रहेंगी तो आपको एक जगह जो है वो चरक चिकित्सा स्थान की फ्री लेक्चर सीरीज मिल जाएंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऐसे ही आयुर्वेदा और आयुष से रिलेटेड जो है नॉलेज पाने के लिए। बाकी मैं आप सभी को बता दूं कि आयुर आर्मी ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर और आईफोन दोनों में आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये व्हाट्सएप नंबर है आयुर आर्मी का। अगर आप किसी भी एग्जाम आयुर्वेदा से रिलेटेड एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एआईए पीजीटी का क्रैश कोर्स जैसे हो गया स्टार्ट हो चुका है, जिसको आप ले सकते हैं। एमपीपीएससी एएमओ क्रैश कोर्स आयुर्वेदा जीके जीएस के साथ आप ले सकते हैं, जीके जीएस का बैच है। यूपीपीएससी एएमओ और एमओसीएच जो कि आप तैयारी कर रहे हैं, आयुर्वेदा जीके जीएस के साथ बैच ले सकते हैं। और राजस्थान एनएएम, तो अन्य कई सारे कोर्सेज हैं, जिसके लिए बस आपको क्या करना है, हमारे ऑफिशियल जो आयुर आर्मी टीम का व्हाट्सएप नंबर है उसमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। और जो है आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी ले सकते हैं। और एक न्यू कोर्स हमने लॉन्च किया है मात्र 120 रुपए में, जो कि रसशास्त्र का वन शॉट कोर्स है, 6 लेक्चर जिसमें होने वाले हैं, जिसमें आपको कंप्लीट रसशास्त्र जो है समझ आ जाएगा। और एआईए पीजीटी 2027 की जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो अभी से ही कमर कस लें, अभी से इस बैच में जो है एनरोल कर लें। तो आप जो है धीरे धीरे जो है दिसंबर तक अपने आप को सक्षम पाएंगे, आप इतने अच्छे जो है पक जाएंगे पढ़ पढ़ के कि आपका जो है सिलेक्शन फिर कोई भी नहीं रोक सकता 2027 बैच के लिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। बस आपको आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करना है आईफोन और गूगल प्ले स्टोर से, एंड्रॉइड फोन पे, और ये व्हाट्सएप नंबर है आयुर आर्मी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला लेक्चर, चरक चिकित्सा स्थान का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो इसमें जो है, सबसे पहले मैं बता दूं, चिकित्सा स्थान में टोटल 30 चैप्टर है, 30 चैप्टर में डिवाइडेड है। और इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 2 है, इनके चार चार सब पार्ट हैं, जिनको पाद कहा जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 ये सब पार्ट में डिवाइडेड है। ऐसी सेकंड चैप्टर है वाजीकरण अध्याय, जो कि 4 पाद में जो है डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये मैं इंट्रोडक्शन टाइप दे रहा हूं आप सभी को। चरक चिकित्सा स्थान का इसीलिए सबसे पहला चैप्टर जो जो है वो है रसायन चिकित्सा अध्याय। और रसायन चिकित्सा इस अध्याय में भी सबसे पहला पाद यानी कि जो सब पार्ट है वो है अभ्या आम्लकीय अध्याय। अभ्या आम्लकीय अध्याय, ये देखिए चैप्टर का नाम है अभ्या आम्लकीय अध्याय। तो आप अपनी जो है चरक संहिता निकाल लीजिए लेक्चर के साथ। ठीक है, पढ़ने का तरीका यही है, और जो मैं इंपोर्टेंट बताऊंगा उसको मार्क करिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ठीक है, और वहीं से क्वेश्चन आएगा आपको, उसके अलावा देखने को नहीं मिलेगा। चिकित्सा स्थान आपकी ऐसी स्ट्रांग हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी कहीं भी जो है देखने की जरूरत नहीं है। जो मैं करवा रहा हूं और जो मैंने बोल दिया लेक्चर में, वहीं से सेम क्वेश्चन आएगा। फिर चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे एआईपीजीटी हो, चाहे एएमओ हो, चाहे पीजी या पीएचडी का भी एग्जाम हो, उससे ज्यादा जो है नहीं पूछ सकते। ठीक है, तो आप जो है कंप्लीट ट्रस्ट करके जो है ये लेक्चर सीरीज देखिएगा। तो अभ्या अम्ल के रसायन पाद सबसे पहला पाद है। इसमें मैं आप सभी को बता दूं, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन याद रखिए कि रसायन चिकित्सा के 4 पाद हैं, यानी उप अध्याय जिनको हम कह सकते हैं, सब पार्ट्स। और कुल योग जो है 63 है, यानी कि 63 योग बताए हैं। सबसे पहला जो पाद का नाम है वो है अभ्यामलिकी अध्याय। सेकंड चैप्टर का नाम है प्राणकामी अध्याय। थर्ड है कर परिचितीय अध्याय, और चौथा है आयुर्वेद समुत्थानीय अध्याय।
तो इनमें कितने योग हैं यहां से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि अभ्यामलिकीय में 6 योग के बारे में डिस्कस किया गया है आचार्य चरक के द्वारा। प्राणकामीय में 37 योग के द्वारा 37 योग को डिस्कस किया है। कर प्रचितीय में 16 योग को, आयुर्वेद समुत्थानीय में 4 योग को। तो सबसे पहला टास्क हो गया आपका इन चैप्टर का नाम याद करना। तो चैप्टर का नाम कैसे याद होगा? अभ्यामलिकीय का ए लिख लीजिए, प्राणकामीय का पी, ए पी, और कर प्रचेती का कर प्रचेतीय का के, और आयुर्वेद समुत्थानीय का ए। तो फॉर्मूला आपका बन गया APKA 6 37 16 4। फोन नंबर की तरह याद रखिए। अभ्यामल के प्राणकामीय कर प्रचेतीय और आयुर्वेद समुत्थानीय लास्ट वाला जो है पाद का नाम है। तो 6 37 16 4, यानी कि हमें इसके योग की संख्या याद हो गई कि 6 बताए अभ्यामलिकीय में, 37 बताए प्राणकामीय में, कर प्रचेतीय में 16, आयुर्वेद समुत्थानीय में 4। क्या 6 बताए हैं वहां से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो ये लिस्ट है, आप लिख लीजिएगा इसको। जैसे योग का नाम है ब्रह्म रसायन प्रथम, ब्रह्म रसायन प्रथम द्वितीय, तो ये बताया पहले पाद में। फिर आम्लक रसायन, और सबसे इंपॉर्टेंट है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज्यादा फेमस जो है आयुर्वेदा प्रिपरेशन है, च्यवनप्राश हर कोई यूज करता है। तो च्यवनप्राश से क्वेश्चन आ जाता है कि च्यवनप्राश रसायन चिकित्सा के किस पाद में बताया गया। ऑप्शन में होगा अभ्यामलिकीय, प्राणकामीय, कर प्रचेतीय। तो आप क्या लगाएंगे आंसर? अभ्यामलिकीय। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला है प्राणकामीय। प्राणकाम्य में शतपाक, सहस्रपाक, आम्लक घृत, आम्लक चूर्ण, आम्लक अवलेह, अपर आम्रका अवलेह, विडंगा अवलेह, नागबला रसायन, 19 बलादी रसायन और भल्लातक के 10 योग। तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ? नागबला रसायन और भल्लातक के जो 10 योग बताए हैं। तो नागबला और भल्लातक जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आ जाएगा नागबला रसायन जो है रसायन चैप्टर के किस पाद में बताया गया है? तो क्या आंसर आएगा? प्राणकामी अध्याय। अगला है कर प्रचेतीय। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? 16 में से 4 मेध्य रसायन जो बताए हैं वो इंपॉर्टेंट है। इसको हम जैसे जैसे चैप्टर को पढ़ेंगे ना तो हमें ऑटोमेटिकली याद होता जाएगा, लेकिन अभी जो है एक साथ लिख लें तो हमें जो है इजी हो जाएगा। और क्वेश्चन कहाँ से आता है वो भी मैं बता रहा हूँ। पिपली वर्धमान रसायन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी जो है आयुर्वेद समुत्थानीय अध्याय, आयुर्वेद समुत्थानीय में आचार रसायन इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आ जाएगा आचार रसायन चरक चिकित्सा में रसायन के किस पाद में बताया गया है? तो ऑप्शन में होगा आयुर्वेद समुत्थानीय, तो आप लगा दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। पहला पाद अभ्य अम्ल के पाद को हम स्टार्ट करते हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक जिससे क्वेश्चन हमेशा आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, श्लोक नंबर 3। श्लोक नंबर 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बताया इसमें? ये जो है भेषज के पर्याय हैं। भेषज के पर्याय सिनोनियम है, सिनोनियम्स हैं भेषज के, यानी कि औषधि के पर्याय हैं, भेषज के पर्याय हैं। चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम, प्रायश्चितम प्रसन्नम प्रकृति स्थापनम हितम। अगर ये श्लोक याद है तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। और ये श्लोक ही याद करने में फायदा है, ठीक है। मैं श्लोक कम याद करवाता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं सारे श्लोक याद करने को कहता हूं, लेकिन जहां श्लोक याद करने में फायदा है उसको श्लोक से ही याद रखना चाहिए, ठीक है। और जहां निमोनिक्स की जरूरत है वहां निमोनिक्स भी बताऊंगा, लेकिन सीधे सीधे जो है करेक्ट जैसे बताया गया है चरक चिकित्सा स्थान में, ठीक है। एक तरह से पूरी चरक संहिता ही निमोनिक्स के थ्रू ही चरक ने आचार्य चरक ने बताई है, ये समझने की कोशिश कीजिए। अब इसको और निमोनिक्स से आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो जो है फिर आपका काम नहीं बन पाएगा, और आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी जो आचार्य चरक बताना चाहते थे। इसलिए जहां पे श्लोक इंपॉर्टेंट है आप इसको याद करिए कि चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम, प्रायश्चितम प्रसन्नम प्रकृति स्थापनम हितम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि भेषज के पर्याय बताए गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर जो है आपके भेषज के 2 भेद बताए गए हैं, ठीक है। भेषज के 2 भेद, भेषज के 2 भेद क्या है? स्वस्थस्य ओजस्वकर किंचित आर्तस्य रोगनुत। स्वस्थस्य ओजस्वकर का मतलब हुआ कि स्वस्थ पुरुष के ओज को बढ़ाने वाला। तो एक औषधि तो ऐसी हुई ना कि जो स्वस्थ मनुष्य है उसकी स्वस्थता जो है बरकरार रहे। और एक भेषज वो हो गया जो कि किसी पेशेंट को, यानी कि किसी पेशेंट को कोई रोग हो गया है और उस रोग का निवारण हमें करना है, तो वो सेकंड टाइप हो गया। यानी कि एक तो हो गया जो स्वस्थ वृत्त में डेली रेजिम में जो यूज होता है, और सेकंड हो गया अगर किसी को रोग हो गया तो उसके लिए स्पेसिफिक जो औषधि हो गई वो हो गया। तो भेषज के 2 भेद हैं। यहां पे बताया गया है अभेषज के भी 2 भेद हैं। अभेषज, तो अभेषज के भी 2 भेद हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहले ही 3 श्लोक जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आ जाता है। अभेषज के 2 भेद क्या है? बाधन और स अनुबाधन। बाधन
और स अनुबाधन, ये दो भेद हैं किसके? अभेषज के। बाधन का मतलब क्या हुआ? एक्यूट डिसीज, एक्यूट डिजीज। और स अनुबाधन का मतलब हुआ क्रॉनिक डिजीजेस, क्रॉनिक डिजीज। तो जितनी भी एक्यूट डिजीज है, ठीक है, जैसे कि अचानक जो है बुखार आया, अचानक चोट लग गई, तो वो जो है बाधन हुआ। ठीक है, बाधन भेषज अभेषज का टाइप हुआ। और स अनुबाधन हुआ क्रॉनिक डिजीज। बस इतना ही आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन आ जाएगा, बाधन इज द भेद ऑफ विच, ऑप्शन में होगा भेषज अभेषज। तो कंफ्यूज ना हो, अभेषज का भेद है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर इन्होंने रसायन की परिभाषा छोटी सी बताई है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इन्होंने बोला है स्वस्थस्य ओजस्कर यत्तु तद वृश्यम तद रसायनम। जो औसत स्वस्थ पुरुष के वीर्य को बढ़ाता है, और जो है एक तरह से उसकी आयु को भी जो है समान रखता है, ठीक है, सम अवस्था में रखता है, आयु को भी जो है बरकरार रखता है, तो वो जो है रसायन कहलाता है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ये वाले जो चार लाइन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आप किसी इंटरव्यू में भी जाएंगे ना, एएमओ के इंटरव्यू में, तो ये क्वेश्चन सबसे पहले आएगा कि रसायन की परिभाषा बताइए या रसायन के लाभ बताइए, रसायन के लाभ का श्लोक बताइए। तो ये श्लोक याद करना बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रसायन के कार्य बताइए कि दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम वे, प्रभा वर्ण स्वरोदार्यम देह इंद्रियम बलम परम, वाक सिद्धि प्रणति कांति लभते ना रसायनात्, लाभोपायो ही सस्ता नाम रसादी नाम रसायनम। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। देखिए, रसायन जो होता है उसके सेवन से क्या होता है? उससे जो है हमारी जो आयु है वो दीर्घ आयु हो जाती है। ठीक है, हम लंबी आयु तक जी सकते हैं। आज के टाइम में वैसे, आज के टाइम में तो नहीं, पहले के टाइम में जो है 100 शतायु जो जीता था, शतायु वर्ष, ठीक है, तो उसको कहा जाता था कि बहुत अच्छा जो है लाइफ जी लिया है। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में हम बात करें तो 80 साल तक जो अगर जी जाता है तो बहुत अच्छी लाइफ हम कह सकते हैं कि ठीक है, अपना कार्यकाल जो है अच्छा वो लाइफ स्पेन कर गए हैं। ठीक है, दीर्घम आयु। तो दीर्घम आयु स्मृति, स्मृति बढ़ती है, मेधा आरोग्यम, बुद्धि बढ़ती है रसायन का सेवन करने से, शरीर जो है आरोग्य रहता है, तरुण, तरुण यानी कि जवानी जो है बरकरार रहती है, यंग एज आपकी। ठीक है, बाल जो है जल्दी सफेद नहीं होते हैं। और जो है प्रभा वर्ण, शरीर की कांति जो है झलकती है बहुत, शरीर जो है बिल्कुल सुदृढ़, बहुत अच्छा सा जो है देखने में लगता है। देह इंद्रिय बलम परम, देह और इंद्रिय दोनों ही जो है बलवान होती हैं। वाक सिद्धि, बोलने में बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, वाक सिद्धि प्रणति कांति लभते ना रसायनात्, लाभोपायो ही सस्ता नाम रसादी नाम रसायनम। लास्ट लाइन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाभोपायो ही सस्ता नाम डैश रसादी नाम डैश, ऐसे करके क्वेश्चन आया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स में। लाभोपायो ही सस्ता नाम रसादी नाम डैश, फिल इन द ब्लैंक्स में रसायन होगा, वाजीकरण होगा, तो क्या लगाएंगे आंसर? रसायन। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि जो क्या कहते हैं लाभ पहुंचाए, ठीक है, शरीर में रस रक्त आदियों की धातुओं की उपलब्धि जिस उपाय साधन से होती है उसको रसायन कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। फिर जो है वाजीकरण का छोटा सा श्लोक इन्होंने बताया है, अपत्य संतान करम यत सद्य संप्रहर्षणम वा जीवा अति बलो येन यात्य प्रतिहते स्त्रिय। ठीक है, तो जो औषध संतान परंपरा को बरकरार रखे, ठीक है, जिसके सेवन से जो है कामोत्तेजना हो, प्लस जो है संतान बढ़ोतरी में जो है फायदा करे, उसको जो है वाजीकरण कहते हैं। लेकिन ये जो है नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और ये श्लोक जो है आप स्किप कर सकते हैं, ये आगे के श्लोक जो है स्किप कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट श्लोक पे। जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ और जो स्किप करवा रहा हूँ उसको छोड़ना है। आप अपनी बुक्स बुक्स में जो है मार्क कर लीजिएगा। ये वाला श्लोक भी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप करना, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने जो है ये बताया कि रोगों को शांत करने के लिए रसायन और वाजीकरण करके दो औषधि हैं, जिनके बारे में पढ़ेंगे हम। आगे चलते हैं। आप ये वाला पॉइंट देखिए, श्लोक नंबर 16। श्लोक नंबर 16 में बताया गया है कि रसायन जो है, रसायन सेवन की विधि, रसायन सेवन की विधि दो प्रकार की है। दो प्रकार की है रसायन सेवन की विधि। एक तो हो गया आपका कूटी प्रावेशिक, कूटी प्रावेशिक, ये लिखा हुआ है। और एक हो गया वातातपिक, वातातपिक। कूटी प्रावेशिक क्या हुआ? कूटी प्रावेशिक हुआ, आपने जो है एक कुटिया बनवाई, ठीक है, एक झोपड़ी से बनवाई, और जिसमें जो है आप वहां पर रहकर रसायन का सेवन कर रहे हैं 6 महीना 1 साल तक। ठीक है, आप क्या है, आपके आसपास जो है जंगल है,
मान लो आप आंवला का ही रसायन का सेवन कर रहे हैं, तो आपके पास आंवला के पेड़ है, आप गए और आंवला तोड़ा और अपने कुटिया में रहे, ठीक है, और अपनी झोपड़ी में रहे, आंवला खाया, दूध पिया, अच्छी तरह जो है रसायन का सेवन किया 6 महीने, आपका किसी से भी वास्ता नहीं, किसी रिलेटिव से नहीं, वो हो गया कूटी प्रावेशित। तो ऋषि मुनि जो है पुराने टाइम में रसायन का प्रयोग ऐसे ही करते थे। लेकिन वातातपिक क्या हो गया? वातातपिक हो गया यानी कि घूम घूम कर जो है रसायन का सेवन करना। जैसे कि आज आप जो है हिमाचल प्रदेश के जंगलों में हैं, तो कल जो है आप उत्तराखंड के जंगलों में पहुंच गए, घूम घूम कर जो रसायन आपको मिल रहा है, ठीक है, जो आपको बेस्ट मिल रहा है, आप उस रसायन का सेवन करते जा रहे हैं। वातातपिक यानी कि तप हो गया सूर्य, वात हो गया वायु, यानी कि खुले में जो है रसायन का सेवन करना, घूम घूम कर रसायन का सेवन करना। तो ये दो विधियां हैं जो आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। तो कूटी प्रावेशिक में जो है इन्होंने बताया है कि कूटी निर्माण कैसे करेंगे, ठीक है, कूटी निर्माण कैसे करेंगे, कूटी कैसी होनी चाहिए। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखें। लाइन श्लोक नंबर 18 है, 18 की सेकंड लाइन देखिए, ये वाली लाइन, विस्तारो उत्सेदम संपन्ना त्रिगर्भा सूक्ष्म लोचनाम। यानी कि इन्होंने बताया जो लंबाई चौड़ाई जो ऊंचाई हो वो विस्तृत हो, यानी कि एक विस्तार, एक विस्तार में जो है बताया गया, एक विस्तार, ये मापन की जो है एक कैलकुलेशन है कि एक विस्तार जो है, आपकी जो कुटिया होगी, जो झोपड़ी होगी, उसकी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई होगी एक विस्तार। प्लस बताया त्रिगर्भा सूक्ष्म लोचनम। त्रिगर्भा का मतलब क्या हुआ? 3 कमरों वाला। जैसे कि एक तो होगा ये आपका एंट्रेंस, यहां से आपने जो है एंट्री किया, अब इसके अंदर गए, नेक्स्ट कमरा, फिर इसके भी अंदर गए, नेक्स्ट कमरा, और ऐसे करके जो है कुटिया बनाई गई है। यानी कि लास्ट वाले कमरे में आप रहते हैं, वहां पे रसायन का सेवन करते हैं, यानी कि वात और धूप इनका डायरेक्ट संपर्क ना हो। कहने का मतलब है कि आप जो है वात और धूप, तप जो है, इसका डायरेक्ट संपर्क ना हो, आप चुपचाप जो है रसायन का सेवन कर रहे हैं त्रिगर्भा सूक्ष्म लोचनाम, जहां से सूक्ष्म लोचन, छोटी सी हल्की सी सूरज की किरण आती हो, बस इतना सा ही जो है वहां पर उजाला हो, बाकी कोई जरूरत नहीं है। वो जो है कुटी के बारे में इन्होंने विशेषता बताई है। प्लस इन्होंने कहा है शब्दादि नाम असस्ता नाम अगम्याम स्त्री विवर्जिताम। स्त्रियां वहां नहीं आती हूँ, ठीक है, स्त्रियों का बिल्कुल ही कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो, बिल्कुल नहीं आना है। शब्द आदि नाम असस्ता नाम, वहां पे कोई आवाज वगैरह भी नहीं आती हो, ऐसा ना हो कि आसपास जो है बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, गली क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ भी, ठीक है, ऐसी वैसी आवाजें कर रहे हैं। आपको शांति वातावरण चाहिए, ठीक है। तो ये जो है कुटी के बारे में बताया, इतना ही आपको पढ़ना है। आगे चलते हैं। अगला है, ये तो आप स्किप कर देंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें बताया उत्तम तिथि शुक्ल पक्ष हो, नक्षत्र पूजन के बाद ही जो है आप जो है उत्तम मुहूर्त में जो है क्या करेंगे? रसायन का सेवन करेंगे। लेकिन इन्होंने बताया है कि रसायन सेवन से पहले, रसायन सेवन से पहले संशोधन बहुत जरूरी है, शरीर का संशोधन बहुत जरूरी है। तस्य संशोधने शुद्धे सुखी जात बले पुने रसायन प्रयुंजित तद प्रवक्ष्यामि शोधनम। यानी कि उस कुटी में प्रवेश करने के पश्चात, उसके बाद जो है वमन विरेचन से संशोधन करवा ले, उसके बाद जो है हो जाने के बाद संशोधन, फिर रसायन का सेवन करें। तो रसायन जब आप संशोधन के बाद आप यूज करेंगे तो बहुत अच्छे से बॉडी में लगेगा। तो इन्होंने ये बताया हुआ है। तो संशोधन के लिए भी एक नुस्खा बता दिया, एक इन्होंने फॉर्मूला बता दिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली 3 लाइन 25 नंबर श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इन्होंने शोधन के लिए नुस्खा बताया। क्या बोला है? हरित की नाम चूर्णानी सैंधव आमल के गुणम वचा विडंगम रजनी पिपलिम विश्व भेषजम पिबेद उष्णा अंबुना जंतु स्नेह स्वेदो उपादिते। बोला है कि संशोधन के लिए जो है आप हरीतकी के चूर्ण, सैंधव आमलक गुड़, वचा विडंग रजनी यानी कि हल्दी, पिपली और विश्व भेषण यानी सुंठी, इनका जो है आप जो है चूर्ण बना लें एक साथ, ठीक है। इनका चूर्ण बना के जो है आप क्या करें? आप उष्ण अंबुना यानी कि गर्म जल के साथ जो है आपको पीना है, और साथ में स्नेहन स्वेदन भी करवाना है। तो ये शोधन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये नुस्खा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। और जब जो है शुद्ध कोष्ठ हो जाए, आपको लगे कि सारा दोष निकल गए हैं, ठीक है, पूरी इस मार्ग से शुद्ध कोष्ठ हो गया है, तब जो है रसायन का सेवन करवाना स्टार्ट करना है, ये इन्होंने बताया है। तो सबसे पहले आप अपने पेशेंट का शोधन करवाएंगे, उसके बाद ही रसायन का सेवन करवाएंगे, तभी फायदा होगा। तो हरीतकी का जो है यहाँ पे जिक्र आया है, इसलिए आचार्य चरक ने हरीतकी के गुण बताए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। द्रव्य गुण का ये एक तरह से कॉन्सेप्ट है, लेकिन रसायन चिकित्सा में आया है, इसलिए क्वेश्चन कई बार आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला, लगाइएगा। हरीतकी के गुण श्लोक में बताया, हरीतकी पंच रसा में उष्णाम अलवणा शिवाम। यानी कि हरीतकी में
हमारे टोटल रस कितने होते हैं? षड रस होते हैं ना, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय। तो बोल रहे हैं हरितकी में 5 रस होते हैं, एक रस नहीं होता। कौन सा नहीं होता? अलवणा, यानी कि लवण रस नहीं होता। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है। क्या आया है? कि हरितकी में 5 रस होते हैं, कौन सा रस नहीं होता है? ऑप्शन में होगा मधुर अम्ल लवण। तो क्या लगाएंगे? लवण रस नहीं होता है। प्लस इन्होंने सेकंड लाइन में बताया कि दोषों का अनुलोमन करता है हरित की, दोषा अनुलोमनी, लघवी लघु होता है, विद्या दीपन पाचन भी करता है, आयुष्या पौष्टिकी धन्या, वयसे स्थापनी परम। तो वयसे स्थापनी पराम इंपॉर्टेंट है। बस इतना सा कीवर्ड लिखकर आ जाता है, क्वेश्चन कैसे आता है मैं वही बता रहा हूं आपको। वयसे स्थापनी परम, वयसे स्थापनी पराम, ये लिखकर आ जाएगा। और ऑप्शन में होगा किसके लिए आचार्य चरक ने बोला है। ऑप्शन में होगा हरित की, विवीत की, आम्ल की, या फिर शिलाजीत, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप क्या लगाएंगे? आंसर लगाएंगे हरित की। ये मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा अगर ऐसे मान लो पूछ लिया श्लोक का बीच में से उठा के। और सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट लाइन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सर्व रोग प्रशमनी बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम, सर्व रोग प्रशमनी बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम। तो सभी रोगों का प्रशमन करता है और बुद्धि इंद्रिय को बल प्रदान करता है। ये किसके गुण हैं? हरितकी के। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा ही मिलता जुलता श्लोक है आम्ल का आयस ब्रह्म रसायन में। आम्ल का आयस ब्रह्म रसायन, आप लिख लीजिए। आम्ल का आयस ब्रह्म रसायन। आम्ल का आयस ब्रह्म रसायन की फल ऋतु में एक मिलता जुलता श्लोक क्या आया है? जरा व्याधि प्रशमनम, जरा व्याधि प्रशमनम, बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम, बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम। यानी कि सेकंड लाइन तो सेम है, बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम, बस जरा व्याधि प्रसन्न में आया है सबसे पहले, तो उससे पहचानेंगे आम्ल का आयस। लेकिन मान लो ये आ जाए कि सर्व रोग प्रशमनी बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम, तो आंसर आएगा हरित की। तो बस ये बताना चाह रहा था मैं, आगे चलते हैं। फिर इन्होंने रोगों की लिस्ट भी दे दिया कि किन किन रोगों में जो है ये यूज होता है हरित की। तो इन्होंने बताया कि गुल्म गुल्म, कुष्ठ गुल्म उदावर्तम, शोषम पांडवाम्य गदम, अरसांसी गृहिणी दोषम, पुराणम विषम ज्वरम। ये लिस्ट दे दी है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हृदय रोगम, सह शिरो रोगम, अतिसारम, अति अरोचकम, ये सारी रोगों ने जो ये दी है। और लास्ट लाइन भी इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आ जाता है, स्मृति बुद्धि प्रमोहम से जयम शीघ्रम हरित की। यानी कि स्मृति बुद्धि को जो है एक तरह से बुद्धि नाश, इन विकारों में जो है हरित की बहुत शीघ्रता से काम करता है। तो स्मृति बुद्धि प्रमोहम च जय शीघ्रम डैश, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूँ सेम वैसे क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, उसके अलावा नहीं मिलेंगे। स्मृति बुद्धि प्रमोहम च जय शीघ्रम डैश, तो हरित की आंसर आएगा। ये लाइन याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब हरित की सेवन का योग्य व्यक्ति, ठीक है, यानी कि किनको जो है हरित की सेवन नहीं करना चाहिए, हरित की सेवन का निषेध है ये। ठीक है, तो हरित की सेवन का निषेध, ये योग्य नहीं है, गलत है लिखा है, आप अपनी बुक में सही करिएगा। अयोग्य है, यानी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। हरित की सेवन किसको नहीं करना? जो अजीर्ण है, रूक्ष भुज है, स्त्री मध्य विस्कर्षिता, सेवेर अन्नाभ्याम एते, क्षुत तृष्णो उष्ण अर्दिताशय। ठीक है, तो अजीर्ण है, रूक्ष भुज है, स्त्री मध्य विस्कर्षिता, सेवेर अन्नाभ्याम एते। ठीक है, सेवेर न अभ्याम एते, ना लिखा है इसलिए जो है इनको जो है हरितकी का सेवन नहीं करना है, जो क्षुत तृष्णा इनसे जो है पीड़ित है। तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद रखिएगा श्लोक। प्लस जो है ये इसमें आंवले के गुणक्रम बताए हैं फिर लास्ट में, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हरितकी के बारे में सबसे ज्यादा इन्होंने इंपॉर्टेंट बातें बताई आचार्य चरक ने, तो इसको जो है आप स्किप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब जो है आपका आ रहा है इंपॉर्टेंट ब्रह्म रसायन। सबसे पहला जो है इसमें ब्रह्म रसायन आ रहा है। ठीक है, तो ब्रह्म रसायन को आपको याद रखना है। ब्रह्म रसायन में का ये लंबा चौड़ा सा श्लोक है, लेकिन घबराना नहीं है, जो मैं पॉइंट लिखवाऊंगा बस वही आप याद रखना ब्रह्म रसायन में। एक तो आपको इसमें देखना है पंच पंचमूल आया है, पंच पंचमूल। तो पंच पंचमूल से आप क्या समझते हैं? पंच पंचमूल से आप क्या समझते हैं? लिख लीजिए। सबसे पहला इसमें पड़ा है
लघु पंचमूल, लघु पंचमूल, इनके नाम तो पता होने चाहिए एटलीस्ट आपको। लघु पंचमूल में क्या क्या होता है पहले बताइए। बृहद पंचमूल में होता है बृहति बिल्व अग्निमन श्योनाक पाटला गंभारी। और लघु पंचमूल में क्या होता है? शालिपर्णी प्रश्नपर्णी बृहति कंटकारी गोक्षुर। तो लघु पंचमूल में ये हुआ। फिर सेकंड हुआ बृहत पंचमूल। ठीक है, सेकंड क्या हुआ आपका? बृहत पंचमूल। थर्ड क्या इसमें पड़ा हुआ है? जीवनीय पंचमूल। तो ये आप जो है कमेंट करिएगा कि क्या पड़ा हुआ है, जीवनीय पंचमूल के कंटेंट क्या होते हैं। फोर्थ होता है इसमें मध्यम पंचमूल। इसके भी कंटेंट जो है आप कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप पढ़ भी रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है। पांचवा क्या होता है? पांचवा तृण पंचमूल। तृण पंचमूल के कंटेंट भी आप कमेंट कीजिएगा। वैसे मैं बता देता हूँ, कुश काश नल दर्भ कांडिक्सु। बाकी जो है कमेंट जरूर करिएगा। लघु पंचमूल, बृहद पंचमूल, जीवनीय पंचमूल, मध्यम पंचमूल, ये तो पांच पंचमूल तो पड़े हुए हैं इसमें। ठीक है। और पांचों पंचमूल में हर द्रव्य के दो दो पल पड़े हैं, दो दो पल पड़े हैं, याद रखें। अगला याद रखना है इसमें हरित की और आम्लकी का रेशो। हरित की, हरित की इसमें पड़ी है 1000। और आम्लकी पड़ी है, आम्लकी कितनी पड़ी है? 3000। तो रेशो कितना हो गया? ए एच से याद रखें, ए रेशो, रेशो एच। तो अष्टांग हृदय से यानी कि आम्लकी और हरित की रेशो 3:1। ठीक है, हमेशा याद रहेगा फिर। ए एच 3:1। तो फिर क्वेश्चन कैसे भी आए। तो ये जो है ब्रह्म रसायन की कंटेंट हम पढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। बाकी इसमें याद रखें कि तिल तेल पड़ा है, तिल तेल पड़ा है। कितना पड़ा है? 2 आड़ग, 2 आड़ग इसमें जो है तिल तेल पड़ा है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, बीच में श्लोक में बताया होगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, तेलस्य द्वय आड़गम तत्र दद्यात् त्रीणि च सर्पिच। फिर क्या पड़ा है? गोघृत पड़ा है। गोघृत कितना पड़ा है? 3 आड़ग। फिर मधु कितना पड़ा है? 2.5 आड़ग। और अनुपान याद रखना है, षष्टिक पैसा। ठीक है, अनुपान क्या है इसमें याद रखना है? षष्टिक पैसा। षष्टिक यानी कि साठी का चावल, षष्टिक पैसा। ये देखिए, षष्टिक पैसा अनुपान लिखा हुआ है। यह न उपरुद्ध्यान आहारम एतम मात्रा जराम प्रति। तो इसकी जो है मात्रा क्या बताई गई है? एक काल में न उपरोध्यान आहार एकम आत्म मात्रा। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो इतनी मात्रा लेनी चाहिए एक बार में कि जितना खाने से भोजन की मात्रा में कमी ना हो, यानी कि भोजन लेने में कोई दिक्कत ना हो, उतनी मात्रा लेनी है। भोजन की मात्रा में कोई इफेक्ट ना डाले, उतना मात्रा में जो है ब्रह्म रसायन जितना आप पचा पाए उतना लेना चाहिए, ये इन्होंने बोला है। षष्टिक पैसा जो है इसका अनुपान है। तो ऐसे करके जो है आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये ब्रह्म रसायन हो गया। फिर अगला है ब्रह्म रसायन द्वितीय। अगला आएगा आपका ब्रह्म रसायन द्वितीय। ये है इति ब्रह्म रसायन। अब एक चीज और याद रख लें, चिकित्सा स्थान जब हम पढ़ेंगे, जहां पे भी इति लिखा हो तो आप समझ जाइएगा कि इति का मतलब क्या होता है? रोगाधिकार। यानी कि जिस चैप्टर में बताया है, अगर उस चैप्टर में इति लिखा है, जैसे मान लो कोई चीज है इति करके जो है बताइए, इति अगुरबादी तेल, और वो ज्वर के चैप्टर में मान लो बताइए, तो अगुरबादी तेल का रोगाधिकार हो गया ज्वर। तो ये आपको याद रखना है, अग्रवादी तेल का ज्वर हो गया। तो ऐसे जो है आपको याद रखना है, बहुत इजी हो जाएगा। रोगाधिकार सबकी लिस्ट बना सकते हैं आप, जहां पे भी इति लिखा है तो आप समझ जाइए कि ये तो उसका रोगाधिकार हो गया। ठीक है। बाकी इसमें जो है आप ज्यादा कुछ याद करने वाला नहीं है। रसायनम इदम ब्रह्मम, ब्रह्मम आयुष कामम प्रयोजयत, ये ब्रह्म रसायन द्वितीय के लिए बोला गया है। ठीक है। फिर जो है आपका, ये आप स्किप कर सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। बस जो है ब्रह्म रसायन के बारे में, जीर्णे च षष्टिक पैसा, जीर्णे च षष्टिक पैसा, स सर्पी मुस्क उपसेव मानो। ये जो है द्वितीय ब्रह्म रसायन के बारे में बताया गया। बस इतना आपको याद रखना है, अनुपान।
और ये वाली लाइन याद रखनी, ये फलश्रुति है। धरणी सारश्च वायुना समविक्रम, ये द्वितीय ब्रह्म रसायन की फलश्रुति है। तो जो आपको याद रखनी है, ये लाइन लिखकर आ सकती है कि फलश्रुति किसकी है, फल श्रुति किसकी है, द्वितीय ब्रह्म रसायन की। द्वितीय ब्रह्म रसायन के श्लोक में आया हुआ है। अगला है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट च्यवनप्राश। ठीक है। तो च्यवनप्राश में आप देख लें, ये कंटेंट है, पूरा श्लोक आप देख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आता है। बिल्बो अग्निमंथ श्योनाक काश्मीरी पाटला, ये सब इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। हमें जो याद रखना है कि इसमें टोटल आप लिख लीजिए, आंवला जो बताए हैं टोटल इसमें 500 लेने को बताए हैं। और इसमें जो है क्वाथ द्रव्य, जिनका काढ़ा बनेगा, क्वाथ द्रव्य, ये टोटल 36 है। सभी द्रव्य एक एक पल लेने को बताए हैं, 36 द्रव्य है, यानी कि 36 पल आपको लेना है। प्रक्षेप द्रव्य, लास्ट में प्रक्षेप द्रव्य यानी कि पाउडर छिड़का जाता है, प्रक्षेप द्रव्य। ठीक है, सुगंधित द्रव्यों का पाउडर छिड़का जाता है। वो 7 द्रव्य हैं ऐसे जो बताए गए हैं। ठीक है। घृत जो है, घृत जो है इसमें 6 पल बताया है यूज करने को, घृत। तिल तेल भी पड़ेगा इसमें बनाते समय, जो कि 6 पल होगा। मधु भी, इसमें शहद भी पड़ता है जो कि 6 पल होगा। तो ये लिखते जाइए आप। वंशलोचन इसमें पड़ता है, वंशलोचन, जो कि 4 पल की मात्रा में। पीपली पड़ती है इसमें 2 पल। ये प्रक्षेप द्रव्य बता रहा हूं मैं। ठीक है, 7 जो है प्रक्षेप द्रव्य, वंशलोचन, पीपली, और क्या है, दालचीनी, एला, तेजपत्र और नागकेसर। दालचीनी, एला, तेजपत्र और नागकेसर। ये कितनी पड़ेगी, ये पड़ेगी 1 पल। तो बस ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार। ठीक है। और अष्टवर्ग के द्रव्यों में से क्या शामिल नहीं है। देखिए, अष्टवर्ग के द्रव्य भी इसमें पड़ते हैं। अष्टवर्ग क्या है, अष्टवर्ग है काकोली, क्षीर काकोली, आपने पढ़े होंगे ना, काकोली, क्षीर काकोली, रिद्धि, वृद्धि, सिद्धि। ठीक है। तो अष्टवर्ग में से क्या नहीं है, तो क्या नहीं है 8 में से, महामेदा, क्षीर काकोली और वृद्धि। ये 3 ड्रग्स जो है वो नहीं पड़ी है अष्टवर्ग में से। ठीक है, ये नहीं पड़ी है। ये ही श्लोक में बताया गया है, जिसको मैंने हिंदी में डिकोड कर दिया है, और इतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, ये पूरे कंटेंट याद करने की जरूरत नहीं है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो है श्लोक है, जैसे कि मैं बता देता हूं कहाँ यूज होता है। काश श्वास हरश्चे विशेषेण उपदिश्यते, क्षीण छतानाम वृद्धानाम बालानाम च अंगवर्धनम, स्वर क्षयम उरो रोगम हृदरोगम वासोनितम, पिपासा मूत्र सुग्रस्तान दोषम अप्यकर्षति। इसकी मात्रा क्या है, अमूमन जो है इंटरव्यू में पूछा जाता है, च्यवनप्राश की मात्रा बताइए, और अक्सर बच्चों को पता ही नहीं होता। अस्य मात्रा प्रयुंजितम यो रुद्ध्यान न भोजनम, जो भोजन की मात्रा को डिस्टर्ब ना करे, इतनी जो है उसकी मात्रा बताई गई है। तो ये श्लोक बोल देंगे तो आपका काम बन जाएगा। इंपॉर्टेंट श्लोक है च्यवनप्राश की मात्रा। ठीक है। और इसमें सेकंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली, क्षीण छतानाम वृद्धानाम बालानाम च अंगवर्धनम। ये क्वेश्चन कई बार आता है, क्षीण छतानाम वृद्धानाम बालानाम च अंगवर्धन किसके लिए आया है, च्यवनप्राश के लिए आया है। और जो है इसकी फलश्रुति में लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, मेधा स्मृति कांति मनाम आयु प्रकर्ष बलम इंद्रियाणाम। तो ये वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ये च्यवनप्राश के लिए बोला गया है। इति यानी कि रसायन चैप्टर में बोला है, तो रसायन इसका जो है रोगाधिकार हो गया च्यवनप्राश। तो च्यवनप्राश इसमें इंपॉर्टेंट था, ब्रह्म रसायन इंपॉर्टेंट था। बाकी यह है चतुर्थ आम्लक रसायन। आम्लक रसायन बताया गया है, 4 विधियां हैं। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें याद रखना अन्न आहार का परित्याग करते हैं, इसमें अन्न आहार को नहीं लेते हैं। फिर जो है इसमें हरित की आदि रसायन बताया गया है, जो कि आपको नहीं पढ़ना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। हरित की आदि योग में कंटेंट आप देख सकते हैं, हिंदी में पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो है आपका चरक चिकित्सा चैप्टर 1 रसायन,
उसका पहला पाद ही अभी समाप्त होता है, ठीक है, पहला पाद जो है समाप्त हो रहा है, जिसके बारे में हमने डिटेल में अभी देखा। फिर भी मैं देखता हूँ कोई श्लोक बचा होगा तो नहीं, इतना ही जो है आपको याद रखना है। तो ये जो है पहला रसायन पाद जो है समाप्त हो रहा है। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा, बस ऐसे ही स्मार्ट स्टडी करनी होती है। यही जो है आपको पढ़ना होता है, क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, ये बच्चों को नहीं पता होता है, और इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो है एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो मैंने जो है आपको डिटेल में अच्छी तरह समझाने की कोशिश करी है कि कैसे आपको पढ़ना है। नोट्स बनाते जाइए साथ के साथ, और जो है अपने चरक संहिता में मार्क करते जाइए, और सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और चिकित्सा आपकी जो है सॉल्व हो जाएगी बहुत इजी वे में। और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट पे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी फायदा हो सके। और आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी आयुर्वेदा से रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये कोर्स भी इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके जो है आप ले सकते हैं। तो चलिए, लगातार मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय आयुर्वेद।